हेलो स्टूडेंट, विलेज विद्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर 1 में है। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है, प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य या रूढ़ संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, शांत या अशांत आवृत्ति क्या है, HCF और LCM हम लोग कैसे निकालेंगे, परिमेय 1.3 क्या है, और साथ ही सह अभाज्य संख्या क्या है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण सूत्र इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो का आप लोग अच्छे से देखिए और पूरे नोट्स तैयार कीजिए। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे r से सूचित करते हैं या किया जाता है। अतः r बराबर 1, 0, 5/2, 1.5, √2 इत्यादि। अर्थात हम किसी भी प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अभी हमने जीवन में जितनी भी संख्याएं सीखे हैं, देखे हैं या इस्तेमाल किए हैं, वो सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह का बना होता है। प्रकृत संख्या क्या है? प्रकृत संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। इसे n के द्वारा सूचित करते हैं, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, सो ऑन। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। गिनती की संख्या क्या, अर्थ क्या हुआ? मतलब हम लोग गिनती के लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं? संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमारा जो प्रकृत संख्या का रूप होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति को हम लोग काउंटिंग जब करते हैं तो हमेशा 1 से शुरू होता है। इसलिए जो प्रकृत संख्या है वो गिनती की संख्या को बोला जाता है और 1 से ही शुरू होता है, और सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। अगला है पूर्ण संख्या क्या है। गिनती की संख्या में यदि शून्य भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W के द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन इत्यादि। आइए इसको हम समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? गिनती की संख्या में यदि शून्य भी शामिल कर लिया जाए, मतलब क्या? गिनती की संख्या कहाँ से शुरू हुआ था? 1 से शुरू हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन इत्यादि। इसमें अगर हम शून्य भी जोड़ ले यानी इंक्लूड कर ले तो वो संख्याएं हमारी बन जाती है पूर्ण संख्या। इसलिए हमने लिखा है W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन इत्यादि। स्टूडेंट, अगला जो संख्या है पूर्णांक संख्या है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संख्याएं हैं। इसे हम लोग इंटीजर नंबर के नाम से भी जानते हैं। शून्य सहित पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे z के द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे z इज इक्वल टू सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सो ऑन इत्यादि। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये बार बार कन्फ्यूजन उत्पन्न करते रहता है, इसलिए थोड़ा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है कि पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान के सम्मिलित रूप। पहले हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े हैं, उसी को समझते हैं। पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अगर हम लिखें तो कहाँ से लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, सो ऑन। अगर हम इसका धनात्मक मान की बात करें, धनात्मक, तो आप लोग को पता है कोई भी संख्या धनात्मक में होता है तो उसका साइन नहीं दिया जाता है, वो उसका साइन छुपा रहता है। तो धनात्मक संख्या अगर हम इसको लिखें
तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 सो ऑन, सेम पहले जैसा। अगर इसी संख्या को ऋणात्मक लिखे तो क्या हो जाएगा, 0 में माइनस या प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको लगा ही देते हैं। -0 -1 -2 -3 सो ऑन इत्यादि। अगर हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट लेते हैं यानी मध्य बिंदु, और ये क्या होता है 0 हो जाता है। 0 से दाएं की तरफ क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू यानी कि प्लस वाला मान। तो हम इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, ये आगे तक बढ़ते चला जाएगा। उसी प्रकार हम बाएं की तरफ आएंगे तो ये क्या देगा, माइनस वैल्यू देगा। -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। ठीक, अगर इसी संख्या को सम्मिलित कर ले पूरे मिला के यहाँ से यहाँ तक, तो हम देखते हैं क्या इसमें पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 आगे तक, और इसी का निगेटिव इधर है यानी कि माइनस वाला है। अगर दोनों को सम्मिलित कर ले तो यही पूरी संख्या क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ आए तो एक बार हमें कमेंट कीजिएगा। अगली संख्या है सम संख्या, इसे हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए यानी कि 2 से भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। उदाहरण के लिए अगर हम इसमें बात करें, 2 में 2 से भाग देंगे, वापस क्या होगा, शेषफल 0 हो जाएगा। शेष क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए पूरी तरह कट गया। उसी प्रकार 4 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम लोग सिंपल वे में समझे तो कोई भी संख्या सम संख्या कब होगा, जब उसमें 2 से भाग देंगे और शेषफल हमारा 0 आ जाए यानी कि पूरी तरह से कट जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अगली जो संख्या है विषम संख्या, इसे और नंबर के नाम से भी जानते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन इत्यादि। यानी कि यह जस्ट सम संख्या का उल्टा होता है। सम संख्या में क्या होता था, 2 से पूरा पूरा कटता था, लेकिन विषम संख्या में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगली संख्या है अभाज्य संख्या या रूट संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इन संख्याओं में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है अभाज्य संख्या या रूट संख्या अलग अलग संख्याएं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों संख्याएं एक ही है, बस इसका नाम अलग अलग है। जैसे एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, इसी प्रकार अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट संख्या है। हम लोग अभाज्य संख्या को जानते हैं। वह संख्या जो स्वयं अथवा एक से पूरी तरह विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। इसे p के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे p बराबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 70 सो ऑन इत्यादि। इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसमें कहा गया है कि वह संख्या जो स्वयं अथवा एक से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को कौन संख्या काट सकता है, या तो 2 काटेगा नहीं तो 1 काटेगा, यही तो। यानी कि डिवाइड किससे लगेगा, 2 से नहीं तो 1 से। उसी प्रकार 3 को कौन सी संख्या काटेगा, या तो 3 काटेगा नहीं तो 1 काटेगा। उसी प्रकार 5 को कौन संख्या विभाजित करेगा, या तो 5 करेगा खुद को और नहीं तो 1 करेगा। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन हो रहा है, यानी कि स्वयं से हो रहा है और 1 से हो रहा है। तो यही फुलफिल हो गया। स्वयं स्वयं मतलब जो संख्या है उसी से, और नहीं तो 1 से कटे। इस सब में यही कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि रूट संख्या है। उम्मीद करते हैं
आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं जिसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसी प्रकार की संख्या को लिख के चेक करेंगे क्या ये 25 है या नहीं। एक बार कमेंट में हमें बताएंगे। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 है। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये आगे चल के ये पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि हम लोग यहाँ भी समझ सकते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या को रूट में डालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे जैसे अगर हम बात करें जैसे में, तो √2 ये हमारा अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है और √5 अपरिमेय है। यानी कि स्वयं और एक को छोड़कर अलग संख्या 4 है, यानी कि स्वयं और एक के अतिरिक्त एक संख्या 2 है, उससे भी विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार 6 को देखें तो 6 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 1 भी काटेगा। यानी कि 4 संख्या से डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है, इसलिए ये संख्या है क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें एक और चीजें है जो ध्यान रखने योग्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या की बात करें तो वह 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। अब इसे एक प्रश्न ऐसे भी आता है बिहार बोर्ड में, कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, दोनों को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 निकल के आएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि जो नीचे वाला वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, -1/4, 0/5 सो ऑन इत्यादि। इसे r से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या बराबर p बटे q, और ऊपर वाले को हम लोग हमेशा अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हमेशा हर बोलते हैं। ये परिमेय संख्या होता है हमेशा p बटे q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में। अच्छा, ये p और q कोई पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ समय पहले हमने पूर्णांक संख्या का डिस्कस किया था, यानी कि बताया था। उसमें हम लोग पढ़े थे धनात्मक और ऋणात्मक मान के सहित 0 भी आता है, उसी में से कोई संख्या होगा जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो वो बन जाएगा परिमेय संख्या। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ आता होगा। आप लोग नोट कीजिए इसको और अच्छे से याद कीजिए और बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। इसे हम लोग इर्रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, इर्रेशनल वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, 3.141 सो ऑन इत्यादि। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसको थोड़ा समझते हैं। वे संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इससे पहले जो परिमेय संख्या था उसमें हम लोग क्या सीखे थे, p बटे q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते, यानी कि अंश बटे हर के रूप में ये संख्याएं नहीं लिखाता है। साथ ही p और q सेम पहले जैसा कोई पूर्णांक ही होगा। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में भी जान लेते हैं। वो कहता क्या है
कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ यानी कि जोड़ेंगे, घटाव यानी कि घटाएंगे, गुना यानी गुना करेंगे एवं भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे π/2 बराबर अपरिमेय, 3√2 बराबर अपरिमेय। ऐसा समझ लीजिए एक बार कि अपरिमेय किसी के साथ हो जाए तो हमेशा अपरिमेय हो जाएगा, चाहे वो जोड़ के साथ हो, घटाव के साथ हो, गुना के साथ हो या भाग के साथ हो। बस हमको समझना है कि वो अपरिमेय ही होगा। अगला हमारा संख्या है सहअभाज्य संख्या। वे संख्याएं युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जिनका जिनका महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ हमेशा एक होता है। इसको दूसरे अर्थ में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अथवा जिनका गुणनखंड हमेशा एक होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 और 15, इसका अगर एचसीएफ निकाले तो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 15 में 4 त्याई 12, फिर 3 से साया 3 से 4 में डिवाइड करते हैं, वापस एक मर्तबे और एक आया, एक से फिर डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 टाइम लगेगा यानी कि 3 मर्तबे और क्रॉस होगा। अंतिम भाजक मेरा 1 है यानी कि मौसा क्या निकल के आया, 1 आया। अतः दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो जाए तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे और याद रखेंगे। हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ जिसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसे हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक या मौसा भी बोलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है, उसे हम लोग महत्तम समवर्तक बोलेंगे। इसे कभी कभी जीसीडी भी कहा जाता है। जैसे इसे उदाहरण से हम लोग बेहतर से समझ पाएंगे। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है हमें, तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि छोटी संख्या कौन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 छोटी संख्या है और 20 बड़ी संख्या है, तो हमको छोटी से बड़ी संख्या में डिवाइड करना होता है यानी कि भाग लगाना होता है। 6 से भाग लगाएंगे, 20 में 3 मरतबे लगेगा, बचेगा मेरे पास 2। उसी प्रकार अब शेष बचा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2 तिहाई 6 यानी कि कट गया है। अंतिम भाजक मेरा था 2 यानी कि 2 से ही पूरा शेषफल क्या आया है, 0 आया है। यहाँ शेषफल 0 आया है 2 से, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 और 20 को सबसे बड़ी संख्या है जो काट सकता है वो 2 ही है। उसी प्रकार 4, 18 और 24 का एचसीएफ अगर निकालना हो तो सबसे छोटी संख्या इसमें 4 है और छोटी से तुरंत बड़ी संख्या क्या है, 18 है। लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 24 है। तो हमको छोटी से तुरंत बड़ी संख्या में डिवाइड करना है, न कि छोटी से बड़ी में। हम लोग 4 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, वापस 2 बचेगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 4 में, 2 से 1 कट गया। अंतिम भाजक मेरा क्या था, 2 है। अब जो यहाँ मसा निकल के आया है, इस दोनों में से 2 आया है। अब इस 2 से हमको डिवाइड करना है बाकी बचे संख्या में। यहाँ 2 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 12 मरतबे लगेगा और वापस क्या होगा, कट जाएगा। हमारा अंतिम भाजक मिल रहा है, तो इसलिए हमको ये टोटल का एचसीएफ क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ आता होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। एचसीएफ के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये वास्तविक संख्या चैप्टर 1 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे 2 नंबर का सवाल जरूर ही पूछा जाता है, साथ ही वन लाइनर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वो कहता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगर मेरे पास 2 संख्याएं है, उसको
7 को डिवाइड कराना है तो हम कितने मर्तबे लगाएंगे, 2 तिहाई 6, वापस बचा मेरे पास 1। यहाँ जो बच गया वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। जिसे डिवाइड कराए यानी भाग दिए वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। जो आया मेरे पास वो क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। और जिसमें डिवाइड दिया गया है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। याद रखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारे क्या कहलाती है, भाज्य भी कहलाती है। तो इसको अगर हम ब्रांच मेथड समझे वृक्ष जैसा, तो भाज्य इधर हो जाएगा, भाज्य बीच में होगा, भागफल दाईं ओर हो जाएगा और शेषफल सबसे नीचे आ जाएगा। अगर हमको भाज्य निकालना हो तो भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, भाज्य निकल के आएगा। उदाहरण के लिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। 2 और 3 को गुना करते हैं, 2 गुने 3 करते हैं और नीचे शेष क्या है, 1 है, इसको जोड़ते हैं, 2 तिहाई 6 1 7 आया जो कि हमारा क्या है, बीच में है यानी कि भाज्य है। तो हमने क्या सीखा यहाँ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसी का इस्तेमाल हम यूक्लिड विभाजन परिमेय में करेंगे। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से किन्हीं दो संख्याओं का HCF यानी कि मौसा निकाला जाता है। ये हमेशा मौसा ही निकालते हैं, इसे लसा को नहीं निकाला जाता है। परिमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन परिमेय का ही नाम है। वो कहता है क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a बराबर है bq प्लस r। क्या है, bq प्लस r है। a बराबर है bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r है लेकिन b से छोटा r है। क्या है, 0 से बड़ा या बराबर r है लेकिन b से छोटा r है। तथा q और r क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसको हम यहाँ से a को मानते हैं भाज्य, यहाँ से b को मानते हैं भाजक और q को मानते हैं भागफल और r को मानते हैं शेषफल। इसे और बेहतर से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण 40 और 72 का HCF यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें। इसको बनाना है एक क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करते हैं। हल, चूंकि इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा इन दोनों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का चुनाव करना है हमें। क्योंकि 40 से बड़ा क्या है, 72 है। 40 से बड़ा क्या है, 72 है। अच्छा, बड़ा और छोटा में बहुत कंफ्यूजन भी होता है, बहुत लोगों को दिक्कत होता है, परेशानियां भी होती रहती है कि बड़ा और छोटा किसको समझे। और जो सबसे बड़ी बात यह होती है कि ग्रेटर इक्वल ये सब समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये सब पूरे क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। जैसे इसको समझने के लिए ये समझिए कि एक सहारा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा समझिए जो बड़ा आदमी है वो घर में होगा और जो छोटा आदमी है वो बाहर है, बस समझने की पर्पज से लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर 40 और 72 की बात करें तो 72 हमको पता ही है बड़ा है, तो जब बड़ा है तो ये घर में चला गया और 40 छोटा है तो बाहर चला गया। उसी प्रकार इसको उल्टा तरीका से लिखेंगे तो 40 से बड़ा क्या होगा, 72। दोनों इक्वेशन सही है। ठीक, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और बराबर का मतलब ही तो होता है जितना एक साइड है उतना ही दूसरे साइड, तराजू के पलड़ा जैसे। अब हम लोग इसको थोड़ा आगे समझते हैं। हमने क्या सीखा यहाँ, चूंकि 40 से बड़ा 72 है, क्योंकि 40 से बड़ा 72 है इसलिए a बराबर 72। हमेशा याद रखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हमेशा a मानना है और जो छोटी संख्या होगी उसको हमेशा b मानना है। तो a बराबर 72, b बराबर 40। अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है। अब यहाँ से या दे के ये सिंबल क्या है, या का है, या तो आप लोग या लिखेंगे और नहीं तो ये सिंबल देंगे। इंग्लिश वाले और का इस्तेमाल करते हैं,
तो हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। सिंबल मतलब प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये प्रतीक क्या होता है? जैसे यहाँ इक्वेशन जो दिया हुआ है, इससे पहले हम साइन लगाने के लिए या का प्रयोग करते हैं। जैसे ये तो पहले है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो इसके साथ बराबर लगेगा। इसके साथ बराबर लगा देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसी को यानी कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए का मान क्या है? यहाँ से 72 हो गया। बी का मान क्या है? 40 है। और क्यू का मान 1 आया है और आर का मान 32। ए कहाँ से आया? तो हम लोग इसको समझते हैं यहाँ से। यहाँ देखेंगे एक बार, हम सिंपल भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसी बेसिस पे समझ जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको क्लियर कर लेंगे। 40 से 72 में भाग लगाएंगे, एक मरतबे लगेगा, बचेगा मेरे पास 32। और जो 32 बचा, इससे हमको अब 40 में भाग देना है। फिर से एक मरतबे लगेगा, बचेगा 8। 8 से फिर से वापस रिपीट करेंगे, 32 में भाग देंगे, 4 मरतबे लगेगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा। अंतिम भाजक मेरा मिला क्या? 8। क्यों मिला? क्योंकि यहीं पे शेषफल क्या है? 0 आया है। यही हमको देखना पड़ता है एचसीएफ में कि कहाँ पे 0 आ रहा है। जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ हमने क्या लिखा है, 72 बराबर 40 गुने 1 प्लस 32। इसको समझिए, 40 से हमने भाग दिया कितने मरतबे? 1 मरतबे, जो कि यहाँ लिखा है। बचा क्या? 32, जो कि आर के बराबर लिखा है। तो यही तो हो गया। फिर उसके बाद आगे हम क्या किए हैं, फिर से 32 से भाग दिए 40 में, तो 32 से भाग देंगे 40 में, तो यहाँ पे 40 से पहले आ गया है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जो भाजक होगा वो भाज्य बन जाता है। तो ये 40 यहाँ पे आ गया, 40 में हमने भाग दिया है 32 से, एक मरतबे लगाए, बचा क्या है मेरे पास? 8, जो कि शेषफल यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार अब 8 से 32 में भाग दिए हैं, यानी 32 शुरू में हो जाएगा और 8 से भाग दिए हैं कितने मरतबे? 4 मरतबे। 4 मरतबे भाग दिए हैं, बचा कितना? 0 बचा। यानी कि शेषफल यहाँ पे 0 आया है इस स्टेप में। और किसके साथ 0 आया है? 8 के साथ 0 आया है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 होगा। और यहाँ पे लिखा भी गया है, चूंकि शेषफल क्या है? 0 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम लोग लास्ट में एचसीएफ जितनी संख्या है उसको लिखेंगे और इक्वल लेके एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ अंतिम भाजक को हम लोग बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें सारे डाउट खत्म होंगे। एचसीएफ संबंधित किन्हीं दो संख्याओं धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या कहता है कि कोई दो संख्या का एचसीएफ निकाले और उसी दो संख्या का एलसीएम भी निकाले और उन दोनों एचसीएफ और एलसीएम को गुना करे। जितना गुणनफल आएगा उतना ही उन दोनों संख्या को गुणनफल के भी आएगा। यानी कि एचसीएफ ए कॉमा बी गुने एलसीएम ए कॉमा बी बराबर क्या हो गया? ए गुने बी, ए गुने बी। यानी कि यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा? आपस में गुणनफल हो जाएगा, यानी कि गुणन हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर चेंज कर दे एचसीएफ एम कॉमा एन गुने एलसीएम एम कॉमा एन, तो निकल के क्या आएगा? एम गुने एन। उसी प्रकार एचसीएफ पी कॉमा क्यू गुने एलसीएम पी कॉमा क्यू बराबर क्या हो गया? पी गुने क्यू। अगर हम इसमें से एचसीएफ ए कॉमा बी निकाले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए गुने बी बटे एलसीएम ए कॉमा बी। उसी प्रकार एलसीएम ए कॉमा बी निकालना होगा तो ए गुने बी बटे एचसीएफ ए कॉमा बी। अब थोड़ा सा तीन संख्याओं के लिए हम लोग देख लेते हैं। तीन संख्या पी क्यू आर के लिए एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम पी कॉमा क्यू कॉमा आर बराबर पी गुने क्यू गुने आर गुने एचसीएफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर बट्टे में एचसीएफ पी कॉमा क्यू गुना होगा यहाँ पे एचसीएफ क्यू कॉमा आर गुना एचसीएफ पी कॉमा आर। उसी प्रकार एचसीएफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर निकालना हो तो पी गुने क्यू गुने आर गुने एलसीएम पी कॉमा क्यू कॉमा आर
बट्टे में एलसीएम पी कॉमा क्यू गुने एलसीएम क्यू कॉमा आर गुने एलसीएम पी कॉमा आर। ये प्रमुख सूत्र है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में संभावित रहता है इस तरह के प्रश्न को पूछने की।